इस सरकार की सबसे गलत बात यही है कि यह आंदोलन को साजिश के तहत खत्म करना चाहती है। चोर किसी से दोस्ती कर ले और उसकी जेब साफ करके चला जाए वहां से, तो ये कदम नहीं होगा। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं जहां आतंकवादी पढ़ता हो, जहां आतंकवादी पलता हो। आप देखिए हरियाणा में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, वो जमीन पे नहीं उतर पा रहे हैं। क्या वो प्रोफेसर किसी आतंकवादी को पढ़ा रहा है? कोई एक प्रधानमंत्री होके अगर इस तरह की बात करे तो उस शिक्षा की मर्यादा कहाँ रही? कानून से आगे चल पड़े, आज हम शायद सरकार भी वापिस हो जाएगी। लेकिन ये जो नीति बनाते हैं वो लोगों को केवल धोखा देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। किसान आंदोलन चल रहा है और लगभग 98 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के लिए। मैं एक बार बताऊंगा और आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि थोड़ा सा मेरे पीछे दिखाएं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेटअप बन रहा है कुछ चीज़ें। यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी गई है, क्योंकि अब ये आंदोलन अब आगे कितने दिन तक जाएगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कब तक इस मसले को सुलझाती है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों काले कानून वापस किए जाएं, लेकिन सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें काला क्या है। कई मंत्री साहब उत्तर प्रदेश के गांव में सफ़र भी किए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने थी। खैर, आज हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं उनका परिचय उन्हीं से भी पूछूंगा और आज तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। महंगाई पे बात करेंगे, चुनाव है, चुनाव पे बात करेंगे, क्योंकि चुनावी वादे भी हमारे सामने आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जिसमें किसान आंदोलन भी शामिल था। किसानों के लिए वादे शामिल थे, MSP दुगना कर दिया जाएगा, आय में वृद्धि होगी, किसानों को सम्मान निधि मिलेगा, या कई तरह के योजनाएँ थी। तो खैर, आप पहले अपना परिचय दीजिए, आप क्या नाम है? मैं प्रदीप हुड्डा हरियाणा रोहतक से हूँ और पिछले 2-2.5 महीने से गाजीपुर हूँ। आंदोलन में 5 जून से ही हूँ। जब से अध्यादेश लेके आए तब से हम विरोध कर रहे हैं। पीपली में सरकार ने जब 10 सितंबर को लाठीचार्ज करवाया तब भी हमने विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं और ये कानून वापस करवाएंगे ही। कानून से आगे चल पड़े, आज हम शायद सरकार भी वापस हो जाएगी। ये तो पूछना अब तर्क संगत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ता है कि आखिर अब कब तक चलेगा आंदोलन। क्या लग रहा है कि सरकार और अब आप लोगों की तरफ फिर वापस आएगी बात करने के लिए? कहा जा रहा है, लेकिन कभी पहल नहीं हो पाई है बात करने की। क्यों नहीं आएगी सरकार? सरकार कभी स्थायी नहीं होती, 5 साल के लिए होती है और 5 साल भी कोई स्थायी नहीं है। अगर सांसद इस्तीफा देना शुरू करें तो अभी इस्तीफों का दौर मुझे लग रहा है कुछ समय के बाद चलेगा। जिन्होंने अपनी राजनीति बचानी है, राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, अब इनका अस्तित्व बचा कहाँ है? आप देखिए हरियाणा में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, वो जमीन पे नहीं उतर पा रहे हैं। यहाँ भी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, यहाँ के जो मंत्री हैं उनका कितना भारी विरोध हो रहा है। तो ये सांसद कहाँ जाएंगे? इनको वोट देगा कौन? तो इनकी तो अस्तित्व की लड़ाई है, अब इनको देना पड़ेगा इस्तीफा। और कहीं ना कहीं सरकार भी खतरे में है, डरी हुई है सरकार, इसलिए वो सोच नहीं पा रही है कि हम करें तो करें क्या, इसलिए शांत बैठी है। वो ये नहीं कि उनको कोई चिंता नहीं है, डरे हुए हैं। सरकार डरी कहाँ हुई है? डरी होती तो कई बार किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई और फिर एक बार एक तबके को खड़ा कर दिया गया है किसान बना के, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है, किसानों को लॉस दिखाया जा रहा है। इस सरकार की सबसे गलत बात यही है कि यह आंदोलन को साजिश के तहत खत्म करना चाहती है, अपना काम ही नहीं कर रही है। ये सरकारों का काम नहीं होता साजिशें करना, सरकार का काम है लोगों की बात सुनना, उनकी बात रखना। संसद में हम चुने हुए प्रतिनिधि क्यों भेजते हैं? उनका काम आदेश देना नहीं है, वो कॉरपोरेट के मैनेजर्स नहीं है। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं वो बात वो संसद में रखें। और अब जब किसान रोड पे बैठा है और वो अपनी बात रख रहा है तो ये तो सरकार का दायित्व बनता है। सरकार बनी इसलिए है, उनका नैतिक फर्ज बनता है कि उनको सुननी पड़ेगी। वो कानून क्यों नहीं वापस लेंगे? कोई हक ही नहीं बनता। वो देश को अपनी जागीर समझ रहे हैं क्या? मैं भारत से हूं, भारत मुझसे नहीं। कहीं वो ये सोच रहे हैं कि भारत उन्हीं से है। सब भारत से हैं। भारत पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आंदोलन को दिखाया जा रहा है कि आंदोलन से बहुत नुकसान हो रहा है, दिल्ली के आसपास के लोगों को या दिल्ली के जो मार्केट है उस पर असर पड़ रहा है। देखिए, आंदोलन से किसी प्रकार की नुकसान नहीं है। सरकार केवल अफवाह जो है सो फैला रही है। अगर सरकार को ये लगे कि इससे बहुत नुकसान है तो वो किसानों की मांग मान लें।
वो अच्छा होता, इस नुकसान से बच जाती और लोगों को फ़ायदा होता। अगर फ़ायदा के लिए वो सोचते हैं तो सबसे अच्छा होगा, यही होगा। जो किसान तो हमारे देश के ही हैं और वो भी 70% हैं। तो सपोज कीजिए जो 70% जनता अगर खुश हो जाए तो भारत सरकार की इससे अच्छी विशेषता क्या होती। तो ये कदम उठाएं और अपनी जो है सो एक प्रशंसनीय कदम उठा के किसानों के दिल को जीत ले। वो तो किसानों के लिए कदम उठाया तो क्या तीनों कानून लाके? कदम उठाने का अर्थ ये नहीं होता है अगर एक चोर किसी से दोस्ती कर ले और उसकी जेब साफ करके चला जाए वहाँ से, तो ये कदम नहीं होगा। तो ये तो बस वैसा ही हुआ जो हम किसानों के लिए कर रहे हैं, पर उन्हें मैं जागीर बना के यहाँ रख दूंगा। आप प्रोफेसर हैं और थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय की तरफ रुख करूंगा मैं। ठीक है। बदलाव किया गया है, कई शिक्षा नीति बनाई गई है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, शिक्षा नीति की जहाँ तक बात है, नीति अगर बनी और उसका कहीं ना कहीं उसका प्रयोग सही ढंग से हो तो वो नीति है। लेकिन ये जो नीति बनाते हैं वो लोगों को केवल धोखा देने के लिए, वो जब कोई नीति बनाते हैं वो सफल नहीं होता तो ये नीति को चेंज कर देते हैं। सरकार को स्वयं नहीं पता कि ये नीति कब तक रहेगी। जैसे इन्होंने शिक्षा मंत्री एक महिला को बनाया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे तांडव करना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में। मैं सरकार से ही पूछता हूँ जो शिक्षा में क्या बदलाव हुई है। अगर एक घर को चलाने के लिए एक शिक्षित आदमी तो चाहिए, लेकिन देश को चलाने के लिए एक शिक्षा मंत्री जो शिक्षित नहीं होना चाहिए, क्या यही शिक्षा की नीति है? आप शिक्षा कहते किसको हैं? अगर एक मूर्ख देश को चलाए वही शिक्षा है? क्या हमारे देश में पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हमारे देश में प्रतिभावान नहीं है? शिक्षा की माखोल तो आपने ऐसे ही उड़ाया। जो जवानों को कहा जो पकौड़ा बेचो वही तो रोजगार है। तो मैं कहता हूं जो भारत में पढ़े लिखे नौजवान पकौड़ा बेचेंगे, ये शिक्षा की बात हुई? एक प्रधानमंत्री होके अगर इस तरह की बात करे तो उस शिक्षा की मर्यादा कहाँ रही? आपने तो शिक्षा की मर्यादा को ही नांग दिया है और फिर शिक्षा की बात करते हैं। इसका अर्थ है जो शिक्षा की अतिक्रमण कर रहे हैं आप, मजाक न उड़ाएं गवर्नमेंट, वो अच्छा होगा। लगातार विश्वविद्यालय पे पिछले साल देखा गया था 2019 में भी और 20 दोनों में दो विश्वविद्यालयों को तीन विश्वविद्यालयों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, जेएनयू, जामिया और एमयू। दिल्ली में भी हमला होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय पे भी हमले होते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? विश्वविद्यालयों पे लगातार हमले करना, कई नाम देना उनको। देखिए, सरकार की एक ही नीति है, जो हमारे खिलाफ या फिर देश के हित में बोले, चाहे वो कोई हो, चाहे वो किसान हो या नौजवान हो या युवा हो। तो हमारे जो युवा, चाहे वो जिस किसी यूनिवर्सिटी के हैं, सरकार के विरुद्ध या फिर शिक्षा के विरुद्ध उनकी जो गलत नीति है उसके विरोध में जो आवाज़ उठाते हैं, तो वो कहते हैं जो ये तो आतंकवादी है। वो विद्यार्थी नहीं है, वो छात्र नहीं है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने छात्र हैं वो तो खालिस्तानी हैं, वो तो पाकिस्तानी हैं। तो क्या ये विद्यार्थियों का अपमान नहीं है? क्या ये शिक्षा की अपमान नहीं है? क्या ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का अपमान नहीं है? क्या वो प्रोफेसर किसी आतंकवादी को पढ़ा रहा है? या फिर आप अपने ही देश के नौजवान को आतंकवादी कहते हैं? अगर ऐसी मानसिकता है और यही सही है तो मैं कहता हूं उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं जहां आतंकवादी पढ़ता हो, जहां आतंकवादी पलता हो। तो ये तो पावर आप ही के पास, कुछ करके तो दिखाइए, पर हमारे नौजवानों को आतंकवादी मत कहिए। इससे शिक्षा की अपमान नहीं, भारत की ये अपमान है, भारत की शिक्षा की अपमान है, भारत के गुरुओं की अपमान है, भारत की युवाओं की अपमान है। आपने तो प्रतिभा का अपमान करना ही सीख लिया।